देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी में हुआ एक इकलौता ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबत से अकेले ही पार पाना पड़ता है। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं शहर में जाकर पढ़ाई करता था। वो क्या था कि घर पर मेरा काफ़ी मन लगता था, इसलिए मैं 10 से 15 दिन में ही अपने घर पर लौट आता था। वैसे तो मैं शहर में एक रूम किराए पर लेकर रहता था, लेकिन बिना घर वालों की मुझे आदत नहीं थी, तो मैं कुछ चंद दिनों में ही वापस से अपने घर लौट आता था। हमारे गांव और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 16 किलोमीटर की थी। तो उन दिनों मेरा अपना बड़ा भाई राजू ही रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करता था। एक दिन उस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे भाई राजू ने बताया था कि वो रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, तो उससे गुजरते वक्त हमें काफ़ी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मगर मैं इन चीज़ों में कुछ खास ध्यान नहीं रखता था और पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मगन रहता था, इसलिए मैंने कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो कहते हैं ना, इंसान को अपनी मुसीबत के समय अकेले उस मुसीबत को पार करना पड़ता है। वो सारे साथी तो धरे के धरे रह जाते हैं जब उनका कोई ठिकाना तक नहीं होता। तो उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने अपने घर से निकलते वक्त राजू भैया को फ़ोन किया था कि आप मुझे लेने के लिए आ जाना, लेकिन उन्होंने बताया कि वो किसी शादी को अटेंड करने गए हैं और वो शादी में इतनी दूर गए थे कि इतना जल्दी उनका लौट पाना मुमकिन नहीं था। अब ऐसे में मुझे पैदल ही अपने घर जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि 3:30 बजे वाली ट्रेन पकड़कर अपने गांव चूड़ामणि के लिए निकल जाता हूं। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं 3:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच गया, लेकिन तभी मेरी मुलाकात वहां के मेरे कुछ लफंगे दोस्तों से हुई और उन दोस्तों से बातचीत करने में कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। और इसी तरह बात करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि आज मेरे दोस्त कमले का बर्थडे है और वो मुझे एक पार्टी देने वाला है। बस फिर क्या था, मुझे इतना तो काफ़ी था। फिर मैं कमलेश के पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट में चल पड़ा। उसके बाद हम रेस्टोरेंट में पहुंचकर कुछ खाना पीना करने लगे और इसी बीच मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब 4:30 बज गए, यानी कि मेरी ट्रेन तो निकल ही चुकी थी। ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी भी अब लो हो चुकी थी। ऐसे में अपने भैया को फ़ोन नहीं कर पाया। खैर, भैया ने तो बताया था कि वो रात को काफ़ी लेट आएंगे और राजू भैया को घर लौटते लौटते रात के लगभग 11 बज जाएंगे। तो ऐसे में मुझे अकेले उस रास्ते को पार करके घर पर जाना होगा। फिर मैंने सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा, वैसे भी कौन सा उस रास्ते में भूत रहते हैं। इतना सोचकर मैं पार्टी को एंजॉय करने लगा। शहर से हमारे उस स्टेशन का रास्ता भी करीब 1 से 1.5 घंटे तक का पड़ जाता था, इसलिए लोकल ट्रेन में बैठने के बाद तक टाइम का लगना लाजमी सा था, क्योंकि लोकल ट्रेन कई स्टेशनों पर रुक कर चलती है। उन सभी दोस्तों से छुटकारा पाने के लिए मैंने कोई बहाना बनाया और फिर खाना पीना करने के बाद उनको बाय बोलकर वहाँ से निकल पड़ा। उन्होंने मुझे रुकने को कहा। दरअसल कमलेश ने बताया कि आज रात को वो फुल पार्टी करेंगे, साथ ही साउंड स्पीकर भी लगाए गए हैं, तो रेस्टोरेंट में आराम से आज पार्टी होगी। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। फिर मैं ट्रेन के वेट में वहीं स्टेशन पर खड़ा रहा, क्योंकि अब जो ट्रेन आने वाली थी वो 5:40 पर स्टेशन पर पहुँचने वाली थी और यही सही वक्त था ट्रेन में बैठकर घर जाने का। उसके बाद जैसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो मैं अपना सारा सामान उठाते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ गया। मैं जिस बोगी के अंदर चढ़ा था तो उसके अंदर पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। उसके बाद मैं अपना सारा सामान उठाते हुए वहीं की एक सीट पर बैठ गया और तभी उन सभी लोगों के बीच में हो रही उन बातचीत को सुनने लगा। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते में पहले तो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर का दृश्य देखने लगा, लेकिन तभी मेरी फूटी किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर था कि तभी ट्रेन एकदम से रुक गई। ट्रेन के ऐसे एकदम से रुकते ही मैं बाहर खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। फिर मुझे पता चला कि ट्रेन के अंदर अचानक ही कुछ गड़बड़ी हो गई है और उस गड़बड़ी के चलते जब मुझे पता चला कि अब ट्रेन आधे घंटे के लिए यहीं पर रुकने वाली है, तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि अब मुझे आधे घंटे और यहीं पर रुककर ट्रेन के चलने का इंतज़ार करना था। फिर मैं ट्रेन से नीचे उतरा और वहीं पर पड़ी वीरान जगह पर टहलने लगा। फिर कुछ देर के बाद जब मैं आगे इंजन के पास गया तो वहाँ कुछ मैकेनिक इंजन को ठीक करने में लगे थे, पर मेरे दिमाग में बस वो बातें घूम रही थी जो बार बार मेरे घर वाले बताते थे कि वहाँ कुछ अजीब है
उस रास्ते से रात में मत गुजरना। और फिर क्या था, मैं वहीं पर घूमते हुए काफ़ी चीज़ों को देखने लगा। फिर मैकेनिक ने बताया कि अभी सिर्फ 20 मिनट की बात है, उसके बाद यहाँ से ट्रेन खुल जाएगी। उन दिनों मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ऊपर से मेरे फ़ोन की बैटरी भी अब काफ़ी लो हो चुकी थी। ऐसे में मैं किसी को फ़ोन करने के लायक भी नहीं था। फिर उसके बाद 20 मिनट भी बीत गए। फिर 20 मिनट बीतने के बाद मुझे पता चला कि अब ट्रेन पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है। लेकिन अब तो मुझे घर जाने में और भी ज़्यादा देरी हो गई थी। और ऊपर से जब ट्रेन खुली तो अब ट्रेन की रफ्तार पहले से ज़्यादा धीमी हो गई थी। वो काफ़ी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी तरह ट्रेन झटका खाते खाते काफ़ी सारे स्टेशन पर भी रुकी। और फिर जाकर जब ट्रेन हमारे स्टेशन पर पहुंची तो मुझे शाम के 7 बज चुके थे। ठंड से मेरे हाथ कांपने लगे थे। ऊपर से अब ये 16 किलोमीटर का पैदल रास्ता जिसमें मुझे आराम से 1.5 घंटा लगने वाला था। ऊपर से इस रास्ते से गाड़ी और बाइक का आना जाना बहुत ही कम रहता था, तो ये भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मुझे कोई बाइक मिल जाएगी। मैं बस अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर सड़क पर चलने लगा। इसी बीच उस कड़कड़ाती ठंड ने मुझे एक सिगरेट पीने पर मजबूर कर दिया, तो मैं वहीं बगल में बनी हुई एक दुकान से सिगरेट लेकर रास्ते में चलने लगा। मैंने अपने एक हाथ से सिगरेट जलाई और सिगरेट फूंकते हुए आगे जाने लगा, क्योंकि अब सिगरेट ही मेरे लिए एक ऐसा रास्ता था जो मुझे उस रास्ते को कटवाने में मदद कर सकती थी। बस थोड़ी दूर और कदम पटकने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ एक बाइक सड़क पर गिरी हुई नजर आई। और उस बाइक को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सामने की तरफ जो बाइक मुझे पड़ी हुई नजर आ रही है वो कोई एक्सीडेंट हुआ है। फिर मैं जल्दी से भागा और उसके पास पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि उस बाइक की ब्रेक लाइट चालू थी और वहां आजू बाजू में मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र एक तड़पते हुए आदमी पर गई जो दर्द से करा रहा था। फिर मैं जल्दी से भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल चुका है और अब उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और इसी बीच उस जगह पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई। एम्बुलेंस को वहां देखकर एक पल की खातिर तो मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि किसी ने तो एम्बुलेंस को फ़ोन ही नहीं किया। फिर अचानक ही इस जगह पर एम्बुलेंस कैसे पहुंच गई, मैं यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था कि तभी उस एम्बुलेंस के अंदर से सफ़ेद लिबास में लिपटा एक आदमी बाहर निकला। तो उस आदमी के ड्रेस को देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि आदमी इसी एम्बुलेंस का ड्राइवर है। लेकिन उस एम्बुलेंस के अंदर उसके अलावा कोई भी नहीं था। इस बात ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था कि उसके अलावा इस एम्बुलेंस के अंदर आगे कोई भी मौजूद क्यों नहीं है। उस आदमी ने मुझे इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और उसके बाद मुझे इशारे से समझाते हुए कहा कि इस आदमी को उठाकर मेरी इस गाड़ी में डाल दो। मैंने ऐसा ही किया, उस आदमी को सहारा दिया और हम दोनों ने उसे एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया। उस आदमी को अंदर डालने के साथ मैं भी गाड़ी के अंदर घुस गया। उस आदमी ने नीचे उतरकर जल्दी से पीछे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे को एकदम से लॉक कर दिया। उस समय मेरा कलेजा इतने ज़ोरों से धड़कने लगा था मानो वो मेरी छाती को फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद जैसे जैसे एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ने लगी तो वैसे वैसे मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। कहीं ना कहीं यहाँ कुछ तो गलत हो रहा था जो मेरी सोच से परे था। एम्बुलेंस थोड़ी दूर और आगे गई ही होगी कि तभी उसका ब्रेक लग गया। मुझे लगा कि वो आदमी मुझे उतारना चाहता है, लेकिन जब वो गाड़ी वहाँ पर रुकी तो मैंने कांच से बाहर देखा तो बाहर की तरफ एक पुराना अस्पताल दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस अस्पताल को देखते ही मेरा पूरा शरीर गर्म होने लगा। मेरे अंदर की पूरी हिम्मत टूट गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस एम्बुलेंस का ड्राइवर यहाँ क्या करने वाला है। इसलिए मैं उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई साहब, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लेकिन उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने मुझे मुड़कर जवाब नहीं दिया और फिर वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले उसने पीछे वाले दरवाजे को ओपन किया और जैसे उसने दरवाजे को खोला तो मैं सीधा नीचे उतर गया। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, इनको अस्पताल में पहुंचाओ और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। दिखने में वो अस्पताल किसी पुराने खंडर की तरह लग रहा था। मिट्टी से सनी हुई दीवारें और चारों तरफ से टूटी फूटी दीवारों को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि अस्पताल कब का टूट फूट चुका है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ खींच लिया। लेकिन एक्सीडेंट हुआ वो आदमी अभी भी उसी एम्बुलेंस के अंदर पड़ा हुआ था
उस आदमी के हाथों की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि मैं खुद अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि यह आदमी मुझे उस अस्पताल के अंदर लेकर जाना चाहता है, और अब तो मैं अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उसे रोक ही नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर तक तो वो ताकतवर आदमी मुझे घसीटता रहा, लेकिन अब मेरे पैर में भी मुझे बड़ा जोर का दर्द होने लगा था। उसके साथ ही मेरे शरीर में एक अलग सी कमजोरी आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, और उसके बाद वही हुआ जो हर हादसे में होता है, यानी कि ज़्यादा कमजोरी आने के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और उस काले काले अंधेरे की वजह से मुझे सामने की तरफ अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ मुझे ऐसे धुंधला धुंधला नजर आने लगा, और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद वो मुझे घसीटते हुए अस्पताल के अंदर तक ले गया, और उसके बाद मैं जैसे उसके अंदर पहुंचा तो मुझे वहां पर किसी मेडिकल स्टोर की दवाई की बजाय किसी और चीज़ की गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि इस गंध को सूंघने के बाद मुझे जल्द ही उल्टी हो जाएगी। तभी उस आदमी ने मुझे पकड़ा और फिर मेरी गर्दन को दबोचते हुए बोला, अब तुम्हारा अंतिम सही समय यहीं पर निर्धारित होगा, यहीं पर ठहरे रहो। फिर पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि उसके वहाँ से निकलते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और मैं अपनी गर्दन को भी नहीं हिला पा रहा था। शायद उसने मुझे कोई बड़ा भयानक इंजेक्शन मार दिया था। उस आदमी के पास से गुजरते ही मैंने काफ़ी बार उठने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा पूरा शरीर किसी बर्फ़ की सिल्ली की तरह जम गया था। मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी उस रूम के अंदर मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी, और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे आसपास कोई मौजूद है। इस आवाज़ को सुनते ही जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे वहाँ पर एक महिला नर्स खड़ी हुई नजर आई, जिसके हाथ में मुझे एक इंजेक्शन नजर आ रहा था, और उस इंजेक्शन के अंदर खून भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो इंजेक्शन अब मेरे ऊपर ही लगने वाला है। इतने में ही पता नहीं मेरे अंदर किस शक्ति ने जन्म लिया। जैसे मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की तो मेरा शरीर अपने आप ही हिलने लगा था। ऐसा लग रहा था अब वापस से मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में आ चुका है। मैं अभी उस औरत की तरफ देख ही रहा था कि अचानक उस रूम के अंदर एंट्री हुई। एक टेबल के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ था, और वो भी मेरी तरह तड़प रहा था। उस महिला नर्स ने उस आदमी के ऊपर उस इंजेक्शन को मार दिया, और जैसे उस आदमी को वो इंजेक्शन लगा तो वो एकदम से छटपटाने लगा, और अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आदमी के अंदर कोई भूत प्रवेश कर गया है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। फिर मैंने भी उस टेबल से उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं हिल तो पा रहा था, लेकिन उस बेड के ऊपर से मेरा उठ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। फिर मैंने अपनी गर्दन को घुमाते हुए उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस आदमी को इंजेक्शन लगने के कारण अब उसका पूरा का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ने लगा है, और जैसे जैसे उसका सफ़ेद शरीर पड़ रहा था तो वैसे वैसे वो बहुत ज़ोर से चिल्ला भी रहा था। उसकी चीख पुकार इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरे कान फटने को आए थे। मैं तिरछी नज़रों से उस आदमी को देखता रहा, और फिर देखते ही देखते उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से सफ़ेद पड़ गया, और उसके शरीर की खाल अब जलने लगी। अब मेरी आंखों के सामने उस आदमी का पूरा शरीर जलकर राख के रूप में बदलने लगा, और फिर कुछ ही देर में वो आदमी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जब मैंने उस महिला नर्स के चेहरे को देखा तो इस बार मैंने पाया कि उस महिला का पूरा चेहरा खून से लहूलुहान हो चुका था, और उसके पांव पीछे की तरफ मुड़ चुके थे, और वो हवा में उड़ने लगी थी। मुझे इस बात को समझते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि वो कोई नॉर्मल महिला नहीं है, बल्कि एक भूतनी है, और इस अस्पताल में मौजूद एक जीभ बस पिशाच का रूप है। अब तक तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और डर की वजह से मेरे दिल की धड़कन भी बहुत ही तेज गति से धड़कने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ पल के बाद ही मेरी मौत होने वाली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मैंने अपने मन को हारने नहीं दिया, और किसी तरह पसवाड़ा फेरते हुए एकदम से नीचे गिर पड़ा, और नीचे गिरकर मुझे अपने शरीर का कंट्रोल महसूस हुआ। और अब की बार जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया हूँ तो मैं सरपट उस हॉस्पिटल से भागने लगा। मुझे अस्पताल का छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा था तो मैं तुरंत उस दरवाजे की तरफ भागने लगा, और फिर उस दरवाजे के अंदर से छलांग लगा दी। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वो अस्पताल इतना बड़ा था कि मैं दूसरे फ्लोर से नीचे गिरा। उसके बाद जैसे मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि इस वक्त मैं जिस जगह पर पड़ा हुआ था उस जगह पर एक मुर्दा घर था। वहाँ पर मुर्दों को रखे जाने का काम किया जाता था।
दरअसल उन सभी को वहाँ की चादरों के ऊपर सफ़ेद कलर के लिबास में लिपटाया गया था। वो सभी किसी मृत शरीर की तरह पड़े थे। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऊपर से यहाँ से तो बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी, लेकिन उस दरवाजे के आगे एक बहुत ही मजबूत ताला लगा हुआ था। उस मजबूत ताले को तोड़ना शायद मेरे बस में नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई औजार नहीं था जिसको मैं अपने हाथ में लेकर उस ताले को तोड़ सकूं। और ऊपर से मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और उस दरवाजे को हिलाया डुलाया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाया और न ही उस ताले को मैं टस से मस कर पाया। अब मुझे पता चल गया था कि अब मेरा बचना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे उन मुर्दों के ऊपर पड़ी वो सफ़ेद चादर एकदम से हटने लगी थी। जब मैंने पहले मुर्दे को देखा तो मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा झुलसा हुआ था, और फिर उसने अचानक से अपनी आंखें खोल ली। जैसे उसकी आंखें खुली तो मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। किसी सफ़ेद मणि की तरह चमकती उसकी आंखें मुझे काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। अब मेरे दांत आपस में टकराने लगे थे। डर के मारे मैं हिल तक नहीं पा रहा था। ऊपर से मेरे फ़ोन का नेटवर्क भी गायब था और उसकी बैटरी भी लो हो चुकी थी। तो ऐसी हालत में मैं किसी को फ़ोन करने के लायक भी नहीं था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी भयंकर परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपना सर खुजलाने लगा और वहीं पर पड़ी एक मुर्दे की लाश के बगल में बैठ गया। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैरों ने काम करना तक बंद कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर टूट गया है। मैं पूरी हिम्मत करने के बावजूद भी कुछ कर पाने के लायक भी नहीं था। मेरे अंदर की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी, लेकिन आखिर कब तक मैं इन भूतों के बीच में फंसा रहूँगा। और यही सोचकर मैं फिर से कोशिश करने में जुट गया, लेकिन साला वो दरवाज़ा भी खुलने को तैयार ही नहीं था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने उस दरवाजे को इतनी ज़ोर ज़ोर से लात मारी थी कि उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। मैं पैरों से इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहा था कि देखते ही देखते उस दरवाजे के अंदर मेरी लात घुस गई और उस दरवाजे के अंदर एक छेद बन गया। मैंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और कुछ देर के बाद ही मैंने उस दरवाजे के अंदर एक लंबे आकार का छेद बना डाला, जिसके अंदर से मैं काफ़ी मुश्किल से तो निकल गया। लेकिन जैसे मैंने उस दरवाजे को पार किया तो अचानक ही मेरे पीछे उन मुर्दों के आने का एहसास भी होने लगा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो अब उन मुर्दों की लाश खड़ी हो गई थी और धीरे धीरे उस दरवाजे को खटखटाने लगे। इस दृश्य को देखकर मैं सरपट भागा। वहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो मैं अभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वहाँ से सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुँच गया। जैसे ही मैं सबसे नीचे वाली जगह में दाखिल हुआ तो वहाँ पर पहुँचते ही मैंने देखा कि जिस तरह से वो आदमी मुझे घसीटते हुए अंदर की तरफ लाया था, अब वो दरवाज़ा तो पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। उसके अंदर से निकलना अब मुमकिन ही नहीं था। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? अभी तो क़यामत की रात की शुरुआत हुई है। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मैंने पाया कि मुझे वहाँ पर एक आदमी नज़र आ रहा था। जब उसकी शक्ल पर मेरी नज़र गई तो ये वही आदमी था जो अपनी एम्बुलेंस चलाकर मुझे यहाँ पर लेकर आया था। फिर उस अस्पताल के अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मेरा कान में भी दर्द हो रहा था। उसके बाद जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वही महिला अपने हाथ में एक इंजेक्शन लिए खड़ी थी और कहीं ना कहीं ये इंजेक्शन मेरे लिए ही उसके हाथ में था। इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाता कि अचानक मेरे पाँव किसी चीज़ के अंदर गड़ने लगे। इस बार मैंने एक पल के लिए भी समय व्यर्थ करना सही नहीं समझा और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा। भागने के लिए एक छोटा सा स्थान था, तो मैं किसी पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भटकने में जुटा हुआ था। तभी मेरी ज़िंदगी जीने की उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई जब मुझे उस अस्पताल की दीवार के ऊपर किसी बाइक की रोशनी नज़र आई। तो उस रोशनी को देखते मैं ज़ोरों से आवाज़ देने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे वो रोशनी उस पुराने हॉस्पिटल की छत पर पड़ने लगी तो वो सारे के सारे हैवान वहाँ से गायब होने लगे। वो सभी पल भर में ही छूमंतर हो गए। मैंने तो अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना बंद नहीं किया था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहा। शायद वो मेरे चीखने और चिल्लाने का ही कारण था कि वो बाइक रुकी हुई थी। जिस दरवाजे से घसीटते हुए मुझे अंदर लाया गया था, अब उस दरवाजे पर तो ताला लटका हुआ था, लेकिन दीवार के ऊपर से कूदकर मैं बाहर तो आराम से जा सकता था। इस बार मैंने उस दीवार के ऊपर छलांग मार दी और फिर जब मैं ऊपर से होता हुआ नीचे गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि मुझे एक अधेड़ उम्र वाला आदमी दिखा। उस आदमी के गले में मुझे कुछ मालाएं नजर आ रही थी, मानो वो रुद्राक्ष पहने हुए है। दिखने में वो हट्टा कट्टा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उस आदमी ने कहा,
तुम आराम से मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। उस आदमी की बात मानकर मैं तुरंत ही उसकी बाइक पर पीछे बैठ गया और फिर हम दोनों निकल पड़े। फिर उस आदमी ने कहा, बेटा तुमने जो अपने गले में भगवान शिव की माला पहन रखी है उसे कभी मत उतारना। इतना कहने के बाद वो आदमी खामोश हो गया। उसके बाद उसने मुझे मेरे घर के पास छोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि उस आदमी को अंधेरे में मेरी माला कैसे नजर आई, जो अक्सर मेरे शर्ट के अंदर दबी होती है। अभी एक पल ही हुआ था यहाँ से उस आदमी को निकले हुए, तो मैं उसे आवाज़ देने के लिए पीछे मुड़ा तो वहाँ तो सब कुछ साफ था, कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं भगवान ने ही मेरी रक्षा की है। दोस्तों, उस दिन जिस आदमी ने मेरी सहायता की थी वो कोई इंसान था या फिर भगवान, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि वो मेरे भोलेनाथ बाबा थे, जिनका मैं काफ़ी बड़ा भक्त भी हूँ। खैर, जब मैंने अस्पताल के बारे में सभी लोगों को बताया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए और मेरे ऊपर झाड़ फूँक भी करवाई। कहते हैं कि उस अस्पताल के एम्बुलेंस के द्वारा ऐसी हरकतों का करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी हरकतों का होना वहाँ पर एक लाजमी सी बात है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।